नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। अब राजस्थान में नई सरकार अपना कामकाज संभालेगी। नए मुख्यमंत्री और नए नेता प्रतिपक्ष के साथ ही नई पीढ़ी को हम राजस्थान की राजनीति में अब एक नया उदय देखेंगे। पिछले 4-5 महीनों की चर्चा के दौरान एक बात बार बार निकलकर सामने आ रही थी कि 2023 का ये जो चुनाव है और इस चुनाव के जो परिणाम के जो नतीजे हैं वो तय करेंगे कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री में नए युवा चेहरे के साथ साथ और तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश और विपक्ष के नेता में भी यही हाल। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जितनी ताकत नाम तय करने में दोनों तरफ लगाई जा रही है, एक बात तय है कि किसी युवा चेहरे को दोनों ही तरफ वरीयता दी जाने की बात चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। तो सुर्खियों में जो बात है उसमें अब नतीजा जो है वो किस तरह से एक तरफ राजनाथ सिंह और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं वो मिलकर तय करेंगे, राजस्थान की किस्मत का फैसला करेंगे। राजस्थान में आने वाली सरकार में मंत्री कौन होंगे इसको लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। अपनी अपनी तरफ से ताकत लगाने के प्रयास नए विधायकों की तरफ से जारी है और उन सब के बीच कब आखिर शपथ ग्रहण समारोह होगा, इस सवाल के साथ आज अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई कैबिनेट, नई सरकार, नया मुख्यमंत्री, नया नेता प्रतिपक्ष राजस्थान को कौन सी नई दिशा देगा। हमारे साथ भीमराज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, तन्मय शर्मा बीजेपी से, राधेश्याम उपाध्याय आम आदमी पार्टी से, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजेंद्र मधुकर राजनीतिक विश्लेषक और संगीता परिक्रमा जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत तन्मय शर्मा जी आपसे करना चाहेंगे। सरकार बनाने की जिम्मेदारी आपके पास है, समय लगातार निकलता जा रहा है। एक बात तय है कि इस बार युवा पीढ़ी की बारी है, ये सही है? धन्यवाद मीना जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी चेहरा सामने निकल के आएगा वो चूंकि संसदीय बोर्ड की बैठक और जो शीर्ष नेतृत्व जो जिम्मेदार है इस घोषणा करने की, उनका विचार होने के बाद वही इसके जिम्मेदार है और वही करके देंगे कि कौन इस शीर्ष स्थान पे आकर के बैठेगा। उस बारे में अगर मैं कुछ कहूंगा तो मेरे कहने के कोई शब्दों की मूल्य नहीं होगी। परंतु मैं ये जरूर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक युवाओं को काफी मौके दिए। आप अगर पीछे पूर्व में जाएं तो माननीय वसुंधरा जी जब आई थी, प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, काफी युवा थी। उसके अलावा अभी हमारे निवर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया, वो भी बिल्कुल युवा थे। आज सीपी जी हैं, वो भी युवा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लेकर चलती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि युवाओं को आगे बढ़ाती है। दूसरा है कि परिवारवाद से दूर रहती है। आज आप किसी को भी ले लें, सतीश जी परिवार से कोई भी नहीं है, किसी के परिवार से कोई है नहीं राजनीति में। तो यानी कि युवाओं को मौका मिलता है, युवाओं को आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलती है और एनर्जी मिलती है कि किस तरह से इस पार्टी में आगे बढ़ा जाएगा। तो अगर कोई भी आएगा वो इतना सक्षम होगा कि इस प्रदेश को जो गर्त में गया हुआ उसको निकाल करके आगे लेके चलने की पूरी ताकत लेके आएगा और सबको साथ जोड़ के चलेगा। जो भी चेहरा आएगा कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। जी, वो तो सबको पता है, कुछ समय बाद तो आना ही है। आपके यहाँ आने का मतलब है कि आप थोड़ी स्पष्टता करें, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। लेकिन आपकी स्थिति भी वैसी है। अक्सर पिछले 2-3 दिनों से एक चर्चा चल रही है गोविंद चतुर्वेदी जी कि दिल्ली के पत्रकार जो हैं उनके सूत्र बड़े सूखे हो गए हैं। तो वो जो सूत्र हैं वो बता नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान की दिशा तय होगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही तरफ एक जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों को ही जो है वो सारा मतलब ये आता है कि वो अपने यहाँ जब तक नाम नहीं आएगा तब तक कोई अनुमान नहीं लगा सकता, वैसी स्थिति है। कांग्रेस के यहाँ भी वैसा ही माहौल बनता जा रहा है। भीमराज जी। हाँ जी। मैं तो आपके यहाँ भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है चलता है। तो जहाँ युवाओं की बात हो रही थी, मैं उसके लिए आपको आज के राजस्थान के राजनीति के लिए स्पष्ट कर दूं कि 82 युवाओं को दोनों पार्टियों ने मौका दिया था, जिसमें 43 कांग्रेस ने दिए थे, 39 बीजेपी ने दिए थे और 28 युवा जो नए चेहरे हैं वो जीत के आए अभी फिलहाल, और 2 निर्दलीय भी जीत के आए हैं। तो इसलिए कहता हूँ युवाओं का बिल्कुल मौका देना चाहिए और युवा समय के अनुसार यदि अपने चलते जाएंगे तो सेकंड पीढ़ी तैयार होती जाएगी। और रही बात हमारे, तो हमारे तो अब मीटिंग हो चुकी है, कल या परसों हमारे नेता प्रतिपक्ष का नाम आपके सामने आ जाएगा और वो सबको पता होगा। देरी तो बीजेपी कर रही है, बीजेपी अब देरी कर रही है तो इसके ऊपर जितनी देरी करेगी उतने सवाल उठाए जाएंगे।
इनको जितना जल्दी हो। वैसे इनका आंतरिक मामला है, इसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि तो मतलब आपका तनिमे नाम इनसे पहले आएगा कि बाद में? वो तो देखते हैं कौन पहले बाजी मारता है मैडम। ये तो सह और मात का खेल चलता रहता है कि कौन किसका आ जाए। और अभी इन्होंने तनिमे जी ने एक सवाल किया था, अभी बोला था कि हम परिवारवाद में विश्वास नहीं करते, पर मैं इनको सुधार देता हूँ। गलती सुधार का 18 परिवार राजनीतिक परिवार है जो राजस्थान की सॉरी हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता विषय पार्टी से के जो भटक जाएंगे परिवारवाद से युवराज जी। जुड़े। अभी अभी रहने देते हैं, अभी विषय से भटक नहीं नहीं, जाएंगे। मैं तो बताया है, मैं तो सवाल 18 ये है कि परिवार। ना आपको मालूम है ना ही तन्मय जी को मालूम है। आप दोनों एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, कल परसों तरसों कब तक इंतजार सब जैसे कर रहे हैं वैसे ही आप लोग भी कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, तन्मय जी के यहाँ पर नेता का नाम कब सामने आएगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। गोविंद चतुर्वेदी जी, बहुत सारे चुनाव देखे हैं आपने, चुनाव के बाद के नतीजे भी देखे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया का हिस्सा भी रहे हैं। लेकिन इस तरह से इतना समय लगना कितना, और वो भी ऐसा नहीं है जैसे पिछली बार था 2018 के चुनाव के बाद समय लगा, लेकिन ये तय था कि इन दो लोगों में से एक व्यक्ति को मिलना है मुख्यमंत्री की कुर्सी, इन्हीं दो में से एक को संभालनी है। यहाँ तो कुछ नहीं पता है, 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, मैं बोलूं? गोविंद जी, हाँ जी, जी। हाँ जी। मीना जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर समय लग रहा है तो अपन देखें, अगर 2008 को भी देखेंगे, 2013 को भी देखेंगे, 2018 और अब 2023, तो आमतौर पे 2-3 दिन का टाइम सामान्यतः लगना चाहिए किसी भी पार्टी को अपना नेता चुनने में। लेकिन हर बार अपन देखें तो 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उतने दिन लगे हैं। जो आपने कहा वो ठीक है कि 2018 में ये तय था कि 2 आदमियों में से लीडर इलेक्ट होना है। उसके पहले की 2013 की सूरत पे जाएंगे आप, तो 2013 में वसुंधरा जी मोटे मोटे सबके सामने थी कि वसुंधरा जी आएंगी। उस समय हालांकि 2-3 लोग और भी चर्चाओं में चल रहे थे, लेकिन नाम उनका, लेकिन उसके पहले 2008 में अशोक जी का बहुत क्लियर था कि उनको आना है। 3 में 2008 में 3-4 लोग और आ गए थे फिर वसुंधरा जी के साथ। तो नाम मोटे मोटे ये सही है जो आपने कहा कि इस बार नाम बहुत है। इस बार अगर बीजेपी की आप लिस्ट को देखेंगी, और जो शायद देरी का कारण वही बन रहा है, अपने तन्मय जी उसको माने न माने, लेकिन देरी का कारण 2-3 चीज़ों की वजह से। एक तो नाम बहुत ज़्यादा है, आज की तारीख में आप देखें तो 1 दर्जन नाम है पूरे, मेरे को गिनाने की उनकी ज़रूरत नहीं है। और वो 1 दर्जन नाम ऐसे आए कि एक जो स्वाभाविक दावेदार बन के आती हैं उसमें निश्चित तौर पे कोई कहने में दिक्कत नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया एक स्वाभाविक दावेदार हैं, जो सब चीज़ों में अनुभव से देख लें, आप किसी भी चीज़ को देख लें। लेकिन एक नए के नाम पे जो एक बहस पिछले दिनों में चली है, मैं नए के खिलाफ नहीं हूँ, नए लोग आने चाहिए। नए लोग नहीं आएंगे किसी भी प्रोफेशन में, केवल हम राजनीति की बात नहीं करें, किसी भी हर प्रोफेशन में, और वो स्वतः ही आते हैं, आ भी जाते हैं। लेकिन एक बहस का हमने मुद्दा बना दिया नए पुराने को लेकर के। उस नए पुराने की बहस में पता नहीं मेरे और साथी जो इसमें हैं पैनल में वो सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सफर अब कौन कर रहा है? सफर आज स्टेट कर रहा है। हालांकि इस देरी को मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता हूँ, अभी बहुत ज्यादा देरी नहीं है, लेकिन अब इससे आगे जितना भी टाइम होगा, क्योंकि 3 तारीख को परिणाम आए, आज 9 तारीख हो गए, और अभी भी लगता नहीं कि 2-3 दिन तो कम से कम और लगेंगे, क्योंकि बीजेपी को जो तय करने वाले 1 दर्जन नाम है, 1 दर्जन नाम में अब दिल्ली किसको चाहता है, विधायक किसको चाहते हैं, और इस पे अपन ये कहें कि एक पार्टी अलग है साहब, बीजेपी तो हमारे बिल्कुल उसमें विधायक ही तय करते हैं, ये कहने के लिए बहुत ठीक है, लेकिन तय दिल्ली से ही होगा, 2 ही आदमी तय करेंगे। तीसरे का भी मैं रोल नहीं मानता हूँ इसमें कोई ज़्यादा। अभी वो मान लीजिए शाम को 7:30 बजे ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग होगी, एमएलए से राय मशविरा होगा, जो भी होगा, लेकिन इस सब की जरूरत पड़ने का मतलब ये है कि कहीं कोई पेच फंसा हुआ है, और वो पेच मध्य प्रदेश से जुड़ के भी हो सकता है कि वहाँ नेता कौन बने, छत्तीसगढ़ से जुड़ के भी हो सकता है कि वहाँ नेता कौन बने, नेता मीन्स मुख्यमंत्री, विधायक दल का नेता। तो तीनों राज्यों में आपस की ये हर पार्टी देखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं कि एक जगह सवर्ण को बनाएं, दूसरी जगह ओबीसी को बनाएं, तीसरी जगह हम
SC ST को बनाएं, वो सारी चीज। लेकिन ये सब चीजें सबको पता है कि भाई चुनाव हो रहे हैं, 3 तारीख को वोटिंग नतीजे आएंगे, तो 3 के बाद के नतीजे की वो जो एक प्लान होते हैं ना, जिनको पार्टी कहती है A प्लान, B प्लान, C प्लान, तो इसी तरह का कि भाई अगर पावर में आएंगे तो हमारे लीडर ये होगा, पावर में नहीं आएंगे तो लीडर अपोजिशन ये होगा, वो सब चीजें तैयार रखनी चाहिए। लेकिन जितनी भी देरी हो रही है, नाम तो तय है कि इनमें से आने हैं, तो जो भी देरी है उससे स्टेट सफर कर रहा है, ये मेरा मानना है। इससे आगे देर होती है तो निश्चित रूप से स्टेट सफर कर रहा है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गोविंद चतुर्वेदी जी, ये जो सिचुएशन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सीएम की रेस में एक नहीं बल्कि 10 नामों को होना, ये किसी डेमोक्रेसी के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और किसी स्टेट के लिए कैसा है? ये अच्छा है? इसका सकारात्मक असर होगा राजनीतिक दलों के लिहाज से और डेमोक्रेसी के लिहाज से? इसे आप कैसा संकेत देखते हैं? नहीं, मैं इसमें मीना जी 2 तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों ही तरीके से देखें आपके। अगर 1 दर्जन नाम है मुख्यमंत्री बनने वाले, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो एक इंडिकेशन ये है कि पार्टी में लीडरशिप है, अल्टरनेट लीडरशिप है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो 1 दर्जन लोग, अब मुझे माफ करें लोग, लेकिन अगर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए बाबा बालकनाथ, अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था उनका कि आ गया कि वो उन्होंने अपने आप को विड्रा कर लिया है, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को भी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अनुभव लेना है, मैं उसको सही मानता हूँ। लेकिन बाबा बालकनाथ फर्स्ट टाइमर मेंबर पार्लियामेंट है, उनको अगर आप चीफ मिनिस्टर, एक राजस्थान जैसे स्टेट का, देश के सबसे मतलब भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसका आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, उस विचार से। तो जहां 1 दर्जन दावेदार होना किसी भी पार्टी में मुख्यमंत्री पद के बुरा नहीं है, वो उस पार्टी की एसेट हो सकते हैं, लेकिन वो एसेट होने चाहिए 1 दर्जन काबिल लोगों के। आज की तारीख में बीजेपी में अगर आप उस नाते से देखेंगे कि कौन कौन लोग होने चाहिए, तो वसुंधरा राजे सिंधिया, जो मैंने कहा, वो स्वाभाविक और पहली दावेदार है। उनके बाद अगर आप जाकर के देखेंगे तो फिर ओम प्रकाश माथुर, पिछले 70 साल या 75 साल जो भी उनकी एज है, 50 या 60 साल से राजनीति, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ उनकी, पैरवी नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो आदमी डिजर्व करता है कि भाई उसको भी कुछ मिलना चाहिए जिंदगी में। मेंबर पार्लियामेंट, पार्टी ने सब कुछ दे दिया। तन्मय जी अभी कहेंगे, माफ करना मैं तन्मय जी को एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन किसी को एड्रेस करने का मेरा मन नहीं है, पर कोई भी पार्टी, अभी भीमराज जी का इशू आएगा, भीमराज जी भी कुछ कह देंगे, लेकिन किसी भी पार्टी को भाई सबको देते हैं, हम तो सारे कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, एक को मौका मिल रहा है, पार्टी की बात रख रहे हैं, ये रख रहे हैं। तो ओम प्रकाश माथुर हो गए, उसके बाद ओम बिरला हैं, ओम बिरला भी स्पीकर हैं, घनश्याम तिवाड़ी, वो भी एक अच्छे दावेदार हैं पार्टी में। तो इस तरह से जो 5 या 6 नाम मेरे को लगता है कि वो मोटे तौर पे दिखते हैं, और काबिल लोगों में गिनती होनी चाहिए। ज्यादा नाम होना बुरा नहीं है, पर उस जगह के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि किसका दावा होगा, किसका दावा नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो इसीलिए शायद इतना समय भी लग रहा है कि ये तमाम जो पहलू है, जब हम बाहर बैठ के सोच रहे हैं तो पार्टी के भीतर बैठकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी जरूर इन सब बातों पर विचार कर रहा होगा। ऐसा हमें सोचना चाहिए, मानना चाहिए। जब तक कि नाम नहीं आ जाता है उसके बाद विवेचना हो सकती है, लेकिन अभी जो नाम है उन नामों में जो है वो वरिष्ठ लोगों के नाम भी हैं, जो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। कि रोड़ी लाल मीणा का नाम भी चल रहा है, घनश्याम तिवाड़ी का भी, जैसे आपने कहा, ओम माथुर तो इन सब में वरिष्ठ है। और ओम माथुर का कहना चाहिए कि एक राजनीतिक उपहार, तोहफा, उनकी मेहनत का जो है वो अभी ड्यू है, उन्हें उस तरह से नहीं मिल पाया अभी तक जितनी मेहनत उन्होंने पार्टी में की है, संगठन में की है, या नरेंद्र मोदी के साथ उनका जो लगातार जो जुड़ाव रहा है। मिलता है कि नहीं मिलता है वो देखना होगा। राजेंद्र मधुकर जी, मुख्यमंत्री के नामों को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, शेखावाटी में किस तरह के लोगों के बीच में डिस्कशन, लोगों के बीच में इस बात का क्या संदेश है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही जो है वो अपना नाम तय कर नहीं पा रहे हैं। 7 दिन हो गए नतीजे आने में, जनता ने नतीजे दे दिए हैं, जनता ने सीधे सीधे सरकार बनाने का मैंडेट बीजेपी को दिया है, कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का अवसर दिया है। दोनों लोगों को अपने नाम तय करने हैं ताकि जनता के मुद्दों को अपने अपने ढंग से ये लोग एड्रेस करें। शेखावाटी में क्या चर्चाएं हैं राजेंद्र जी? जी, हिंदी गजल के पुरवा रहे हैं गुलशन,
उन्होंने लिखा है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर ये था कि लगातार अब 3 तारीख के बाद उम्मीद जगी है। एक यहाँ अलग-अलग वर्ग बँट गया है। एक युवा वर्ग है जो 25 साल से लेकर के 18 से लेकर के और 25-30 तक वाले जो युवा हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि जिस तरह से पिछले 1 साल में जो अपराध बढ़ा है, चाहे शेखावाटी में, यहाँ पर आपने देखा हो किस तरह से शिक्षा नगरी में वहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आकर के एक घटना को अंजाम दिया, जहां एक निर्दोष किसान की मृत्यु हो गई, एक ड्राइवर को गोली लगी और राजधानी में आपने देखा किस तरह से बवाल कटा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी और एक स्कूटी वाले जो हेमराज है खटीक है, उनको गोली लगी। तो पूरा प्रदेश अशांत है। उसे लेकर हमारे जो युवा है वो सोशल मीडिया पर एक तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं कि बुलडोजर बाबा आए तो बात बने। युवा चाह रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त राज्य बना है, यहाँ पर अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए जो है बाबा बालकनाथ को लाया जाना चाहिए। एक वर्ग ये चाहता है, लेकिन दूसरा वर्ग ये भी चाहता है कि जो वसुंधरा राजे हैं उनको लगता है कि उनके पास रिजोर्ट पॉलिटिक्स है। जो आपने देखा होगा किस तरह से ललित मीणा को एक रिजोर्ट में रखा गया, फिर हेमराज मीणा उनके पिताजी गए और उसके बाद सीपी जोशी को फोन करना पड़ा, जाकर कंवरलाल मीणा ने उनको मुक्त किया। उससे ये लोगों को ये भी लगता है कि आखिर में वसुंधरा ही बनेगी, उनके पास अंक हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है, जहां से अशोक गहलोत आते हैं, वहां से अश्विनी वैष्णव को बनना चाहिए, क्योंकि वो आईआईटी पास आउट है और रेल मंत्रालय उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। प्रबंध की एक कुशल प्रबंधन उनके पास होना चाहिए। तो वही जो शेखावाटी में संघ की बड़ी भूमिका है। संघ से जो आते हैं उनकी एक मांग है कि यहाँ पर ओम प्रकाश माथुर है, उनको तवज्जो दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, लेकिन एक खास बात यह है मीना जी कि 3 जो पर्यवेक्षक आए हैं वो इस बात का इंडिकेट करते हैं कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सिंह को पर्यवेक्षकों में भी राजस्थान के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनमें राजनाथ सिंह का होना कई मायनों में संकेत देता है। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन आपने अश्विनी वैष्णव का नाम लिया है। रेल मंत्रालय बड़ी रफ्तार से चला रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं, दिख भी रहा है, लोग समझ भी रहे हैं। संगीता शर्मा जी, जोधपुर में जो है वो, क्योंकि जोधपुर से इस वक्त अशोक गहलोत राज्य के जो मुख्यमंत्री रहे वो आते हैं, जोधपुर में बहुत ताकत कांग्रेस पार्टी की भी लगी, बीजेपी ने भी लगाई। अब जोधपुर में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो चर्चाएं हैं उसमें अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शायद रेस से बाहर अब नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि गजेंद्र सिंह दौड़ से बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। अभी भी वो दौड़ में है, दौड़ में शामिल है। यदि अब ये देखना है कि जो आला कमान ने यानी शीर्ष नेतृत्व ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो तय कर लिया है, उसमें जो किसको अश्विनी जी को तवज्जो देते हैं या गजेंद्र सिंह जी को। इसके अलावा ओम माथुर जी का भी नाम चल रहा है। ओम माथुर जी भी हमारे मारवाड़ पालना के ही हैं, तो उनका भी नाम चल रहा है। तो अब गजेंद्र सिंह जी की इसलिए कि वसुंधरा राजे और इनका जो 36 का आंकड़ा रहा, तो मुझे ये थोड़ा इनका इसलिए थोड़ा कम लगता है कि जो पूरे पिछले जो कार्यकाल में बीजेपी के जब इनको प्रदेशाध्यक्ष बना रहे थे तब राजे ने विरोध किया था। अब यदि इनको राजे को की जगह इनको बनाया जाता है तो कुछ तरह की वापिस जो पिछले 5 साल में भी इनमें जो खींचतान रही है वो खींचतान फिर जारी रह सकती है। इसलिए इन दोनों के बजाय अश्विनी वैष्णव जी या ओम माथुर जी या किसी दूसरे पर शीर्ष नेतृत्व विचार कर सकता है। जी, तो अभी विचार कर सकता है या विचार कर चुका है, मुद्दा ये है। दोनों ही सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि अभी तक नाम जो है
जिनको भी संदेश देने का काम है, ऐसा लगता है संदेश भी दिया नहीं गया, क्योंकि कहीं कोई चर्चा उस तरह की, कोई एक्टिविटी उस तरह की नजर नहीं आ रही है जहां से आनी चाहिए। तो ये एक डिसिप्लिन जिस तरह का पार्टी में दिख रहा है कि अभी तक तीनों ही राज्यों में, भले ही मध्य प्रदेश जैसा राज्य हो चाहे राजस्थान, कोई एक्टिविटी नहीं। वसुंधरा राजे ने थोड़ी सी एक्टिविटी की, लेकिन उसका परिणाम जिस तरह का हुआ, उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली जाकर भी उनकी प्रधानमंत्री और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों से मुलाकात नहीं होना। हालांकि देर रात उनके अमित शाह से जो बैठक हुई उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी अब जिस तरह का संकेत है, संदेश है नई लीडरशिप को लाने का, राधेश्याम उपाध्याय जी, नई लीडरशिप अगर राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की कमान अपने हाथ में संभालती है, तो आप जैसे युवा जो राजनीति में अपना भविष्य, अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को और मनोबल बढ़ेगा। देखिए मीना जी, कि बिल्कुल नई लीडरशिप को मौका मिलना चाहिए। जैसे सिर्फ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रविंद्र सिंह भाटी जो चुनाव जीत कर आए, और ऐसे बहुत सारे युवा जीत कर आए हैं, कांग्रेस में भी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। लेकिन अभी राजस्थान के अंदर जो भी चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सर्वप्रथम तो संगठन के नाम पर चुनाव लड़ा, और अगर दूसरा आपने कहें तो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। तो इन दोनों में अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वसुंधरा राजे के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नए चेहरे को मौका देना चाहती है, ये भी दिख रहा है। और अंदर खाते क्या चल रहा है वसुंधरा जी के प्रति, उनका क्या चल रहा है, ये हम इसमें ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन इतना है कि नई लीडरशिप को मौका मिलने से, देखिए एक नया सॉफ्टवेयर होगा उनके पास, नया वर्जन होगा, तो स्वाभाविक है कि कुछ नया लेकर आएंगे वो लोग, नया सोच होगी, उनकी नई विचारधाराएं होगी। तो राजस्थान में कुछ नया परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ भी है। काफी जगह भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास किए हैं, चाहे वो उन्होंने नए चेहरे के रूप में बहुत जगह प्रयास किए हैं। जैसे उन्होंने हरियाणा में भी परिवर्तन किया था, और महाराष्ट्र में भी किया है उन्होंने, गुजरात में भी किया है, तो हो सकता है वो राजस्थान में भी करते हैं, ऐसा चल सकता है। नया चेहरा और नई लीडरशिप दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नया चेहरा वसुंधरा राजे नहीं होकर कोई भी हो सकता है, किरोड़ी लाल मीणा हो सकते हैं, घनश्याम तिवारी हो सकते हैं, ओम माथुर हो सकते हैं, लेकिन ये युवा नहीं है, ये नई पीढ़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण भी देख रही है, भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण का भी संतुलन बना रही है। सभी बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो जातिगत मतगणना की बात कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली कर रही है। जी जी। तन्मय शर्मा जी, मुद्दा ये है कि नया चेहरा या नई पीढ़ी, ये दोनों का बड़ा फर्क है। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा गोविंद जी को भी, राजेंद्र जी को भी, राधेश्याम जी को और भीमराज जी को भी, जो सबने अपने इनपुट्स दिए डेफिनेटली, और बहुत ही वैल्यूएबल। धन्यवाद गोविंद जी। देखिए, बात है युवा चेहरा या एक मजबूत नेतृत्व। जिस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, सबसे पहली अपेक्षा जनता की ये होती है कि क्या उस मजबूत तरह से राजस्थान के अंदर एक सरकार बनेगी, क्योंकि यही एक सवाल था जिसपे कांग्रेस हारी है। आपने खुद ने देखा, आज अभी हम खुद ही झारखंड के एक सांसद हैं, उनकी अलमारियां टटोली जा रही हैं और पैसे गिने जा रहे हैं, काफी लंबी ट्विटर पे लगातार चल रहा है और सारे में न्यूज चल रही। तो जनता त्रस्त हो चुकी है इन सारी समस्याओं से। तो सबसे पहले अपने नेता में, अपने शीर्ष नेतृत्व में ये देखा जाता है कि प्रदेश को किस तरह से एक ईमानदार सरकार मिले और एक मजबूत सरकार मिले। तो या ये देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा ऐसा सक्षम युवा है, जो कि शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करेगा, ऐसा कौन सा शीर्ष नेता है देश के सारे नेताओं को बांध के चलेगा। जैसा आपने कहा कि सभी लॉबिंग भी कर रहे हैं, मंत्री बनने की प्रयास कर रहे हैं, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए पार्टी को, क्योंकि यहाँ पे काम करने की सरकार चाहिए, काम करवाने वाली सरकार चाहिए, जिससे कि राजस्थान का उत्थान हो। ये नहीं हो कि वापस से ही एक वही परिपाटी रिपीट हो जाए और वापस से ही वैसी गर्द की ओर जाती दिखे। तो जो नेतृत्व डिसाइड कर रहा है वो डेफिनेटली, ये समय लग रहा है। आपको ध्यान होगा कि 2018 में गोविंद जी वैसे को मेरे से ज्यादा पता होगा कि 10 दिन लगे थे कांग्रेस सरकार को डिसाइड करने में कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। ये बिल्कुल आपके सामने है गोविंद जी वैसे। परंतु अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो बड़ी ही संजीदगी से इसके ऊपर काम कर रही है कि कोई चांस नहीं लेगा कि स्टेट को ऊपर लाने में। 2023 में शर्मा जी 2023 में सरकार बनाएंगे तब भी बताएंगे 2018 में सरकार बनी थी तो कितना समय लगा था। ये तर्क सही है क्या?
बिल्कुल सही है। देखिए, समय लेकर के जो चीज की जाए, जल्दबाजी में करी जाए तो वो काम गलत है। हमारे को बड़ों ने यही सिखाया कि जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के करना। हम तो वही शब्द बोलेंगे जो हमें सिखाया गया। तो अगर समय ले रही है तो कोई ना कोई मजबूत चीज ही निकल के आएगी। जैसा गोविंद जी ने भी कहा कि तो समय कांग्रेस अगर पार्टी भी चला कुछ जा तो रहा अच्छा तो करती है, आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं, भी अच्छा किया मैं था, उसका कांग्रेस की 10 बात दिन नहीं का कर रहा। मैं समय कह रहा हूँ लेकर। सब्र से। कांग्रेस ने अच्छा किया तो वो 5 साल में दिखेगी। आप भी उसकी बिल्कुल दर्शक रही हैं। गोविंद जी भी रहे, राजेंद्र जी भी रहे, सबने देखा कांग्रेस ने क्या किया अभी तक। उस जो एक कहते हैं कि जो कंबल, एक गंदा कंबल प्रदेश के ऊपर उड़ाया गया था, वो तो अभी तक हट नहीं पा रहा कांग्रेस का। परंतु भारतीय जनता पार्टी करेगी तो आप केंद्र में मोदी जी और अमित शाह जी और वो उस नेतृत्व को देख करके सोचिए कि किस तरह की मजबूत सरकार की प्लानिंग की जा रही है, और एक बेहतरीन चेहरा सामने आएगा। जो मैं बार बार आपके माध्यम से बार बार इस चैनल पे कह रहा हूं कि प्रदेश का उत्थान करने वाला, प्रदेश का डेवलपमेंट करने वाला चेहरा चाहिए। यहाँ पे मजबूत सरकार चलाने वाला चेहरा चाहिए। तो केंद्र नेतृत्व अपना समय ले रहा है और करके देगा। जी, लेकिन नहीं, उसी तन्मय जी, दलील के समय साथ लेना अगर उसमें कांग्रेस पार्टी एक, को मैं 10 वापिस दिन आता हूँ। लगेंगे तो हमें 10 दिन लगे तो क्या गलत है? मतलब तन्मय चीफ जी, इस सब बात कुछ का ठीक भी तो इस नहीं चल बात रहा है। का कभी अर्थ हाँ समझ राधेश्याम में जी, नहीं आप आता, कहें, तन्मय शर्मा मीरा जी जी से आज्ञा ले या लेते हैं, आपकी धर्मराज सुन लूं। जी या राधेश्याम उपाध्याय जी, आप लोग अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए सीधा दूसरे दल पे चले जाते हैं। अरे आज की बात हो रही, 2023 की बात हो रही है, आपको सरकार बनाने का मैंडेट जनता ने दिया है, और आप बता रहे 2018 में उनको 10 दिन लगे थे तो हमें 10 दिन लग रहे हैं, तो आप हमें कोसिए मत या कोई हमसे सवाल मत पूछिए। बड़ा मतलब ये लॉजिक आपका समझ नहीं, में नहीं पूछिए आता। ना। बहरहाल, बहरहाल। मीना जी पूछिए। मैंने तो उसी सवाल का ही आपको जवाब दिया। इस बीच मैंने आपने कहा पत्रकारिता दिल्ली की शून्य हो रही है, कुछ ऐसा आपने कहा था। तो मैंने दिल्ली में बैठे मेरे मित्र हैं एबीपी से, उनसे बात की, उन्होंने आपको नमस्कार कहलवाया पांडे जी ने। तो मैंने कहा भैया आप ही बता दीजिए दिल्ली में कोई खबर है तो। देखिए, जो नेतृत्व डिसाइड करेगा वही होगा, जैसा होगा, लेकिन मजबूत और बेहतरीन चेहरा सामने आएगा। ये मेरा मत है और यही मेरे शब्द। दिल्ली के एबीपी के जो सारे वरिष्ठ पत्रकार बीजेपी कवर करते हैं वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो आप आपको चिंता मत प्रणाम करिए, हमें कहलवाया डायरेक्ट उन्होंने, मैसेज आपको कर प्रणाम, देंगे। अभी प्रणाम कहलवाया आपको उन्होंने। गोविंद जी, जी जी नमस्कार, आप उनको भी वापस नमस्कार जरूर करिए। गोविंद जरूर। चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके नहीं, बाद श्याम जी के पास जाऊंगी। जी तन्मय जी कह रहे थे। तन्मय जी को मैं बहुत मतलब सुलझा हुआ नेता मान रहा हूँ अब, क्योंकि तन्मय जी ने वो बात तो कह दी और दूसरा हिस्सा रोक लिया। ये समझदार लीडर का संकेत है। तो मैं उतना उनको मैच्योर मान के बात कर रहा हूँ। लेकिन तन्मय जी, मैंने ये भी कहा कि पार्टी के पास अपने प्लान ए और बी रहने चाहिए। अगर मैं नहीं आऊंगी सत्ता में तो क्या होगा, और मैं सत्ता में अगर आऊंगी तो क्या होगा। अगर बीजेपी को ये पता है, दो ही ऑप्शन है, और तो तीसरा कोई है नहीं। हंग असेंबली हो गई। तो जब मुझे पता था कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उस स्ट्रेटेजी के लिए ये जरूरी नहीं है कि इतना समय लगे। और मैं इस मौके का फायदा उठा के एक चीज ये भी दर्ज कराना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने एक सिस्टम बना रखा है, चुनाव आयोग ने या देश ने, संविधान ने, कि इतने दिन में ये काम हो जाना चाहिए, इस दिन विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए, इतने दिन में मतगणना हो जानी चाहिए, ये आचार संहिता होगी, और इस दिन तक विधानसभा भंग हो जाएगी, नई विधानसभा स्थान ले लेगी। तो इस बीच में कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से, मैं सर्वसम्मति वर्ड यूज कर रहा हूं, बहुमत के नाम पर किसी भी कानून को पास करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। सर्वसम्मति से अगर देश ये तय करे कि भाई परिणाम आने के 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में स्टेट को नया चीफ मिनिस्टर या देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी जुड़ जाना चाहिए साथ में। और बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव सुधारों की जो प्रक्रिया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट है जो ऐड होना चाहिए कि नतीजे आने के घंटे कितने या दिन कितने बाद मुख्यमंत्री के नाम का फैसला कर लिया जाए। ये पिछले कुछ दिनों की चर्चाओं में हमने भी, गोविंद चतुर्वेदी जी, आपको बस जस्ट आपने जो बात एक कही चीज है, और मीना जी मैं जोड़ना चाहता हूँ साथ में। जी तन्मय जी जो कह रहे थे कि बहुत अच्छा सोचना चाहिए और अच्छी लीडरशिप इस सारे डिस्कशन से जो भी पार्टी में हो रही है उससे आनी चाहिए। लेकिन हमने पहले देखा है, और एक राज्य की बात नहीं करें, राजस्थान की, हम राजस्थान से बाहर के किसी भी राज्य की बात कर लें, कहीं भी हर जगह जो हो रहा है, देखिए ये सोशल फैब्रिक है, उसको हमको मानना चाहिए कि देश में आज जो अपराध बढ़ रहे हैं वो सामाजिक विकृतियों के कारण बढ़ रहे हैं। जो देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो सामाजिक विकृतियों के कारण बढ़ रहा है। उसके लिए मैं कांग्रेस को, बीजेपी को या आपको जिम्मेदार ठहराऊं, या ये मान लूं कि कांग्रेस का, बीजेपी का या आपकी गवर्नमेंट बनने से खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार या अपराध, नियंत्रण में आ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा होता। ऐसा होता
तो जिन जिन भी राज्यों के हम, यूपी, राजस्थान, ये सब जगह करता कौन है? तन्मय जी, करने वाले आप हम लोग हैं। आप हम लोगों के ही बच्चे, या आप हम लोगों में से किसी ने पेपर लीक किए हैं। आप हम लोगों में से ही जाकर के हम कानून व्यवस्था को खराब करते हैं। आप हम में से ही लुटेरे, जो भी कोई, आप हमसे मतलब समाज की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कोई एक लीडर, भगवान करे बहुत अच्छा हो और अच्छा आए और इन सब चीजों को कंट्रोल कर ले, लेकिन आज का जो देश का ढांचा है उसमें कोई मतलब इस बात की बहुत दूर दूर तक संभावनाएं कम से कम मुझे नहीं आती कि कल कोई नेता बन के और यहाँ पे इन चीजों का इलाज कर देगा। कोई भी हो वो, कोई भी, जिनकी हम बात कर रहे हैं। अभी मान लीजिए, अभी आप लोग अखबार सब पढ़ते हैं मेरे अंदर से सारे साथी, मैंने दैनिक भास्कर में 2 दिन में 2 खबरें पढ़ी। गुजरात जैसे स्टेट में पैरेलल सरकारी दफ्तर चल रहा है, मंजूरियां दे दी और करोड़ों रुपए के लेन देन हो गए। गुजरात, किसी स्टेट को, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, हर स्टेट में यही स्थितियां हो रही होंगी, लेकिन पैरेलल सरकारी दफ्तर चल जाए, स्वीकृतियां जारी कर दे, खजाने से पैसे वो ले ले। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि लीडर आए, बहुत अच्छा, जितना भी लंबा सोच विचार करके आए और भी अच्छा है, लेकिन वो आशा की किरण उस तरह की नहीं दिखती कि यार एक ही दिन में या महीने, 2 महीने, 3 महीने में कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू, सॉरी बीच में बोला मैं। जी जी, भीमराज जी, गोविंद चतुर्वेदी जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया है वो आप पर भी उतनी लागू होती है, बीजेपी पर भी। मैं सब बीजेपी साथियों के से तन्मय इजाजत शर्मा चाहता जी, हूं, मुझे कहीं जाना जी है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गोविंद चतुर्वेदी थैंक जी, यू आपने पहले ही बताया था आपके समय की सीमा जी है। आपका बहुत जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ जी, थैंक और यू, अपने थैंक यू अपना अमूल्य समय देने के लिए। तन्मय जी और सारे अ, साथियों को, भीमराज जी, राधेश्याम जी, धन्यवाद, संगीता, बहुत श्याम जी। धन्यवाद आपको, प्रणाम। भीमराज जी, बात ये है कि बीजेपी के तन्मय शर्मा जी ने एक संकेत साफ दिया है, वो ये कि युवा पीढ़ी को मौका मिले न मिले, नए चेहरे को मौका मिलेगा, यानी कि किसी सीनियर की बारी आएगी। आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ भी देखो मैडम, अभी मैं इसके बारे में कोई कहना जल्दीबाजी होगी, आएंगे तभी आपको इसके बारे में खुलासा किया जाएगा। अभी कहना जल्दीबाजी होगी। अभी मैं एक चीज पे क्लियरिफिकेशन देना चाह रहा था, वो मैं बता देता हूँ। अभी गोविंद जी कह रहे थे और राजेंद्र मधुकर जी का था, जो अपराध है उसके बारे में मैं क्लियर कर दूं कि मैडम, अपने संयुक्त राष्ट्र मंडल की एक रिपोर्ट कहती है कि 222 पुलिस कर्मी होने चाहिए 1 लाख व्यक्तियों पर, जबकि राजस्थान में 132 है और भारत की प्रशासनिक सेवा कहती है 187 होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक तो ये इसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, दूसरा इसके अंदर कारण है क्योंकि एक तो दूरसंचार, ट्रांसपोर्टर और टेक्नोलॉजी, जो ये 3 चीजें, इनकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, ताकि अपने काबू नहीं पा रहे हैं और अपराध दिन प्रतिदिन। कोई स्टेट ले लो, इसके अंदर कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, हर पूरे इंडिया का सवाल है। और कई स्टेटों में तो पुलिस मैडम, यूपी, पश्चिम बंगाल, वहां तो लाख के ऊपर 100 ही पुलिसकर्मी है, और कई जो बाहर के देश है वहां तो 300 तक पहुंच जाती है। तो इस ये वजह भी एक अपराध बढ़ने की है। और हमारे नेतागिरी बताएं तो हम आपको कह देते हैं कि इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, कल या परसों आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जी जी, तो पूरी तरह से जो ये केंद्रीयकृत जो फैसले लेने का डिसीजन मेकिंग जो है वो पूरी तरह से केंद्रीयकृत हो गया है, बस 1-2 लोगों में सीमित हो गया है और इस वजह से किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। डेमोक्रेसी की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाने के लिए चिंतन हो रहा है, लेकिन पूरा केंद्रीयकृत जो है वो राजनीतिक दल और राजनीति हमारी आगे बढ़ रही है। अभी के माहौल से तो यही समझ में आ रहा है। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये पूरा का पूरा जो केंद्रीकरण हो चुका है राजनीतिक दलों में, उसकी वजह से जो देर हो रही है, समय जो लग रहा है, उससे जनता में क्या संदेश चाहता है, एक सवाल। और विधायक जो इंतजार कर रहे हैं, उनको क्या संदेश राजनीतिक दल देना चाहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की तो परिस्थिति में कुछ नई घटनाक्रम आ जाने से तो विवाद हुआ है कि वो नहीं आ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के डिसीजन की जगह हमको कुछ और संभालना पड़ रहा था। तो क्योंकि राजनीतिक निर्णय है, निश्चित तौर पर जब राज्य का संगठन कमजोर होता है तो केंद्र हावी होता है, बात सही है। जिस प्रकार से कमजोर स्थिति हमारे दोनों ही संगठन, चाहे कांग्रेस की ले लो, चाहे भाजपा की ले लो या बाकी दलों की ले लो, राज्य का स्तर बहुत ही कमजोर हो गया है। कोई नेता, केंद्र के नेता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हम वजूद वाले नेता को राज्य की जिम्मेदारी नहीं सौंप पा रहे हैं। और ये कहने की स्थिति नहीं आ रही। जो पुराने जमाने के नेता मैंने देखे हैं, वो कहते थे हम अपना निर्णय अपने आप करेंगे। आप अपना करते ही आप देश का निर्णय करिए। देश में कुछ कभी कभी देखिए,
कांग्रेस में तो इंदिरा जी को याद आती थी कि भाई मेरे देवर को बनाना है, बरकतुल्ला खां को, तो बन गया था। वही कहने की स्थिति नहीं आई थी। तो वहां तो निर्णय करीब दिल्ली से कई बार हुआ करते थे कि जोशी जी को बीच में से बुला करके कहा जाता था कि शिवचंद्र माथुर बनेंगे। तो ये वहां तो कल्चर मैंने देखा। लेकिन बीजेपी में भी जिस तरह से बीरू सिंह जी को बनाया गया था विधायक दल से अलग हट करके, तो ये अलग हटके बनने की प्रेरणा काफी टाइम से चली आ रही है। बीजेपी में कोई नई नहीं है कि आज कोई हम सोच रहे हैं कि नयापन हो रहा। देखिए क्या विधायकों में से चुना जाएगा तो अलग बात है, बाहर से तो फिर किसी को भी लाओ, कौन मना करता है? क्योंकि आपको अपना नेतृत्व देना है और अपने समझ के अनुसार अगर निर्णय करना है प्रदेश का, वो बात अलग ही है। क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार की प्रवृत्ति आ रही है कि हम विधायक निर्वाचित विधायकों में से नहीं बनाएंगे, दूसरा लाएंगे, तो दूसरे में तो बहुत सारे लोग हैं, फिर तो 1 दर्जन लोग सामने खड़े हैं। लेकिन कुछ चर्चाएं सामने आ रही है, अश्विनी वैष्णव की बात आ रही थी बीच में, लेकिन ओबीसी का बनाएंगे या सामान्य जाति का बनाएंगे, एक विवाद के वजह से फिर सीपी जोशी का नाम भी चलता है और बाकी के कुछ नाम, सुनील बंसल का नाम भी चलता है। वो भी जेपी नड्डा से मिले हैं कल रात को, क्यों मिले क्या मिले मुझे नहीं पता। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, विधायक दल की बैठक हमारे संडे को होने वाली है, उससे पहले आज 7:55 पर करीब 8 बजे जेपी नड्डा क्यों बात कर रहे हैं नए विधायकों से, क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तन्मय जी को पता होगा होंगे, लेकिन क्या कहने वाले क्या करने वाले, मैंने आज प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा भी था, क्या विधायकों से पहले बातचीत करने का क्या अर्थ निकालते हैं आप? तो मुस्कुरा के उन्होंने कहा उनके हाथ में भी क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, अलग बात है, लेकिन परिस्थितियां अच्छी नहीं कही जा सकती। जिस प्रकार से डिले होता है किसी निर्णय में, अच्छा डिले, अच्छे के लिए डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ परिस्थिति ऐसी बन गई कि वसुंधरा जी ने अपने बेटे के ऊपर जो आरोप लग गए कैद करने के विधायकों के, उसको लेके बीजेपी बहुत चिंतित हो गई कि हमारे करने से पहले ये सब कुछ कल्चर कांग्रेस का कैसे हमारे बीच में खड़ा हो गया आकर के। ये चिंता का विषय यहाँ नहीं, दिल्ली में ज्यादा है कि भाई बनने से पहले यदि ये सब कल्चर हो रहा है तो बनने के बाद। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपको याद होगा वसुंधरा राजे जब राजस्थान की राजनीति में आई थी तो खंडर पुराने हो गए थे और खंडरों को लेकर जो राजनीति हुई थी, आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है राजस्थान में। अब देखिए, खंडर कहना बात है, अगर उसको आदर के हिसाब से अगर आप उनको उसमें मार्गदर्शन मंडल में बैठा दो तो ठीक बात है। खंडर कह करके उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग कभी भी खंडर नहीं होता, बुजुर्ग बुजुर्ग होता है और हमारी परिसंपत्ति के रूप में उसको काम में लेते हैं तो वो हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। आप जिस प्रकार से अब कह रहे हैं कि वो भी खंडर नहीं है, वो तो अभी भी जीत के आई हैं, तो इसका मतलब उनमें दम तो है। ऐसा क्यों कहते हो खंडर? खंडर तो जीत के नहीं मैंने नहीं कहा, आपने मेरा सवाल सुना नहीं। मैंने कहा इतिहास खुद को दोहराता है। एक वक्त था जब वसुंधरा राजे आई तो सीनियर लीडरशिप ने जिस तरह का व्यवहार किया था, आज उनके साथ कुछ उसी तरह का व्यवहार, चाहे उनसे सीनियर ना हो लेकिन उनके पैरेलल जो लोग हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। नहीं, मैं तो आज मैं भी बीजेपी ऑफिस में गया था तो मेरे बहुत लोगों से बात हुई थी, लेकिन सब अपने आप में चिंतित हैं। उनको खुद को पता नहीं क्या होगा हमारे भाजपा में, किसको बनाया जाएगा, इसको लेकर के एक विवाद का विषय उनको खुद, क्योंकि वो इस तरह की सोच ही नहीं है। अभी वो लोग कुछ तो नए चुन के आए, कुछ पुराने भी लोग मिले, तो उनको खुद को पता नहीं क्या होगा। तो ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और देखिए अभी ऑब्जर्वर 3 घोषित हो गए हैं और ऑब्जर्वर भी हमारे वो हिस्से में आए जो कि 2 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो वो निर्णय करने के लिए आ रहे हैं। किसी की विदाई भी करेंगे, किसी का स्वागत भी करेंगे। अब वो निर्णय संसदीय बोर्ड के माध्यम से होगा या यहीं पे हो जाएगा ये, क्योंकि कल बैठक, अब अभी ये भी हो रहा है बैठक कहाँ की जाए, होटल में की जाए या कहाँ की जाए, वो भी स्थान तय होना है। तो निश्चित रूप से बीजेपी में हलचल जयपुर में भी कम है, दिल्ली में ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में हो रहा है जो कुछ निर्णय। जयपुर में तो केवल विधायकों का आना जाना करना, क्योंकि आज विधायकों को इसलिए कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस का आ जाओ आप, तो कल की बैठक में ऐसा ना हो कि कोई इधर उधर हो जाए। आज गिनती पूरी कर लेंगे, हाँ ठीक है, लोग पहुंच गए नहीं पहुंचे, तो ये सब चीजें पहले करना कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करना। ये तय कैसे होगा कि सब पहुंच गए हैं कि नहीं? तन्मय शर्मा जी, सबको क्या ये क्लियर मैसेज दिया गया कि सबको आज जयपुर से ही मीटिंग ज्वाइन करनी है, क्योंकि डिजिटल मीटिंग तो कहीं से भी ज्वाइन की जा सकती है?
नहीं, सबको अपने स्थान से ज्वाइन करनी, ये तो एक सिस्टम है, एक संगठन का ढांचा है कि सब अपने अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग है, ये प्रैक्टिकल सामने फेस टू फेस मीटिंग नहीं, वर्चुअल मीटिंग है और सभी इसमें उपस्थित रहे। श्याम जी वैसे में भी यही बात कही है कि जो संख्या है वो पूरी रहे, जिससे कि सबका मत जा सके। संसदीय बोर्ड की जो बैठक है प्लस उसके बाद जो डिसीजन होगा, पर्यवेक्षक आ चुके, जैसा श्याम जी ने बताया अभी आ चुके, तो एक सिस्टम, एक प्रणाली के अनुसार ही डिसीजन लिया जाएगा। प्रदेश में कोई थोपा नहीं जाएगा, एक सिस्टम बनाकर किया जाएगा कि मजबूत चेहरा आए और प्रदेश को चलाए। जी, एक चेहरा, लेकिन वो चेहरा कौन होगा, सवाल सारा यही है। संगीता जी, जोधपुर, क्योंकि जोधपुर बहुत बड़ा केंद्र रहा पिछले लंबे समय से देश की राजनीति का और राजस्थान की राजनीति का। यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अपना कार्यकाल पूरा भी किया, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच भी। जोधपुर में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो 2 नाम आ रहे हैं, अभी भी वहां संभावनाएं जगी हुई हैं कि जोधपुर को मुख्यमंत्री मिलेगा। हाँ, संभावना तो सभी नजर आ रही और सभी उम्मीद बांधे हैं कि शायद अश्वनी वैष्णव जी की बारी लग जाए इस बार। मतलब मैं आपको पहले ये बताना चाह रही हूँ, जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी 2003 में, उस समय वसुंधरा जी को जब लाया गया था 2003 में, मुझे याद है परिवर्तन यात्रा निकाली थी और बड़ा उनको बड़े जोर शोर से लाया गया था। यानी परिवर्तन यात्रा, उनकी हर जगह उनकी बोली बदलती थी, ड्रेस बदलती थी, मुझे ध्यान है, मैंने कवरेज उसमें मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तो मुझे ध्यान है, मगर उस तरह से लाया। मगर अब की बार, इस बार जो भाजपा ने पहले तो किसी चेहरे को सीएम पद के लिए वो नहीं प्रोजेक्ट किया और अब जो वसुंधरा जी प्रबल दावेदारी कर रही हैं और उन्होंने जो पहले जीतते ही जिस तरह से वो डिनर के लिए बुलाया विधायकों को, तो उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए। मगर भाजपा ने भी यदि इतने समय यदि नया चेहरा भी लाना है, जैसे तय कर लिया है, आप भी बता रही थी, सभी जानते कि ऊपर हाई लेवल पे तय हो गया किसको लाना है, तो इतने दिन जो लगे हैं अभी तक, जो जितनी देरी हुई है, जैसे कांग्रेस में भी हुई थी पिछली बार, तो कांग्रेस में जिस तरह से देरी हुई 17 दिन की या जो भी हुआ, उसमें फैसला अशोक गहलोत और सचिन पायलट में करना था। मगर अब इस बार वसुंधरा राजे जी तो मुकाबला कर ही रही हैं, वही जो दावेदार भी अपनी पूरी अप्रोच लगा रहे, सोशल मीडिया पे सभी अपने वो पूरी उनके समर्थक लगे हुए हैं। मगर जिस तरह से देरी हो रही है उससे, और अब ये है कि ये होगा बैठक में, जैसे कल जो संभावना अभी तक जो बीजेपी का जो ट्रेंड रहा है उससे यही होगा कि राजनाथ जी आएंगे और जो दिल्ली से जो नाम होगा उस पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। मगर जो पूरा मामला लग रहा है, जो देरी हो रही है, जो दावेदारों की संख्या बढ़ रही है, उससे ये लग रहा है कि अब इस बार जो कांग्रेस में 5 साल हुआ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, अब की बार भले नया चेहरा, जैसा आप कह रहे हैं कि विधायक दल में से नहीं होकर कोई, जैसे ओम माथुर जी होते हैं, अश्वनी जी होते हैं या ओम बिरला जी होते हैं, जिसपे भी ये तय हो जाता है, तो उसके बाद ये तय है कि जो लंबी जो दावेदारों की है, तो 5 साल बीजेपी में भी वही स्थिति बनती हुई अभी से नजर आने लगी है, जो कि कांग्रेस में 5 साल हुआ, बगावत हुई, सचिन पायलट ने किया, उस तरह की स्थिति अभी से नजर आने लगी है। जी, और उसी स्थिति से तो बीजेपी बचना चाहती है। अगर वही स्थिति आ जाएगी तो इतनी जद्दोजहद जो हो रही है वो किस काम की। तन्मय शर्मा जी, आई एम श्योर पूरा देश और प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है, उस स्थिति से आप प्रदेश को बचाने की तैयारी भी साथ साथ जरूर कर रहे हैं इस पूरी पशोपेश के बीच। देखिए, मेरे शब्द तो वही होंगे, मतलब रिपीटेड होंगे, क्लियर होंगे, वही होंगे। अभी आपने भी उन चीज को दोहराया, श्याम जी ने भी, संगीता जी ने भी बताया कि एक प्रणाली के अनुसार ही जो भी नेतृत्व डिसाइड करेंगे वही आकर के नहीं, रिपीट करने के लिए नहीं बोला आपको। संगीता जी ने एक सवाल खड़ा किया है जो पिछले 5 साल चिंता का विषय था, उस चिंता से बचाना आपकी यानी बीजेपी की जिम्मेदारी है प्रदेश के लोगों को आने वाले समय में। वही उसी पे आ रहा हूं कि जब एक मजबूत चेहरा जो कि सबको साथ लेके चलेगा,
वो आकर के सरकार चलाएगा, प्रदेश चलाएगा। तो इस तरह की जो घटनाएं आपको देखने को मिली कांग्रेस शासन में, जहां पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में पटरी नहीं बैठ पाई, जहां काफी समस्याएं प्रदेश की जनता को उसको लेकर झेलनी पड़ी, ऐसा ना कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, ना ही इनकी परिपाटी, ना आपको कभी देखने को मिलेगा। अगर समय लग रहा है तो इसीलिए है कि एक बेहतरीन चेहरा जो सबको बांध के चले। देखिए आज हम सेल्फिश नहीं हो सकते, हम ये चाहते हैं कि आप और मैं, हम सब ये चाहते हैं, पूरा प्रदेश क्या, प्रदेश का विकास चाहते हैं, प्रदेश को आगे आने लेना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि किसी का पर्सनल मोटिव सेटल हो। तो वो जो बात है वो उसी व्यक्ति के, उसी की लीडरशिप में हो पाएगी जिसको केंद्रीय नेतृत्व या पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि हाँ ये सक्षम है आज की परिस्थितियों में एक मजबूत सरकार बना के प्रदेश को चलाने में। जी मीना जी, मैं बात कहना चाहूंगी, मीना जी मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि ये अपन ये बता रहे हैं कि इस तरह से सब सही हो जाएगा, मगर यदि अपन बात करें कि जब गजेंद्र सिंह जी को प्रदेशाध्यक्ष बना रहे थे तो फिर उन्होंने वसुंधरा जी ने विरोध किया था। फिर उसके बाद जब इनकी सरकार चली गई 2018 में कांग्रेस सरकार बन गई, मगर जो 5 साल यानी पिछले 5 साल वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह आपके सतीश पूनिया, इनके भी जो खींचतान रही, ये भी कम पूरा, यानी बीजेपी को इसके पे भी गौर करना चाहिए कि 5 साल उनके बीच में खींचतान रही, आपस में जो रहा, कलह रहा, वो क्या आप ये उनको ये जो नेताओं को हटा के कोई नया चेहरा लाएंगे तो क्या वो स्थिति वापस आपस में इनमें सुलह हो जाएगी, या इनमें जो दरार पड़ी हुई है वो क्या पट जाएगी? खींचतान का नतीजा तो नहीं है सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए? देखिए मैं तो ऐसा नहीं समझता, सबकी अपनी अपनी एक स्थिति है। क्या रहा चुनाव, सबने अच्छा लड़ा, सतीश जी ने बेहतरीन चुनाव लड़ा, राजेंद्र राठौड़ चूंकि दिग्गज नेता, 8वीं बार चुनाव लड़ रहे थे, मजबूत नेता। लेकिन देखिए चुनाव में हार और जीत तो होनी ही है, जनता डिसाइड करती है, डिसाइड जनता के हाथ में, किसको जिताना है किसको लाना है, वो कैसे लेती है अपने नेता को, वो उसके ऊपर, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात आती है इस चीज की कि खींचतान की, तो एक पॉलिटिकल स्पाइस है जो कि मार्केट में फैलाई गई है, लोगों की आंखों में गई, किसी को चुभी, किसी को अच्छा लगा है कि खींचतान हो रही है। वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने इन चुनावों में पूरी मेहनत करी है प्रदेश के अंदर, उसी प्रकार बाकी सारे नेताओं ने भी अपने क्षेत्रों में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर जा जाके सभाएं करी है और एक मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को लाके जिता के रखा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वापस में, अगर ये समायोजन ही नहीं होता तो यात्रा शुरू करी गई, हर यात्रा के शुभारंभ में माननीय वसुंधरा जी वहां पे थी और यात्राओं को शुभारंभ कराए, तो कहां से खींचतान दिखी, सब साथ थे। लेकिन एकजुट होकर के चुनाव लड़ाए तभी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, और अभी भी एकजुट होकर के चेहरा चुना जाएगा जो कि नेतृत्व डिसाइड करेगा और वो प्रदेश की सरकार चलाएगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, कितनी उम्मीद देखते हैं आप कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की अंतर कलह रही, बीजेपी अपने आप को उससे बचा लेगी? कैसे बचाएंगे? तन्मय जी को पता है, हुआ है, अभी भी घटनाक्रम चल रहा है, तो विवाद का विषय, जब भी तो केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, नहीं तो राज्य से तय करते हैं, हम सब सर्वसम्मति तय करते हैं, ये हमारा नाम है, आप डिक्लेयर करो। ये समन्वय नहीं है, जब भी तो आज स्थिति बन रही है कि हम केंद्र में विचार कर रहे हैं, यहाँ नहीं विचार कर रहे हैं, और हमारी प्रदेश के नेता, सुन तो लो, आपने ये कहा कि वसुंधरा जी सब जगह गई, जोधपुर में एक जगह गई, बाकी बैठी रही, रात को वहीं स्टे किया, दूसरी जगह नहीं गई। वो उनके लोगों को जिताने गई, ये सीधे तरीके से रिपोर्ट गई है, आपको पता है नहीं, मुझे पता है कि उनकी रिपोर्ट वहां पे पेश की गई कि कहाँ कैसे क्या क्या हुआ। ये तो अब राजेंद्र राठौड़ को क्यों हारे, ये परिणाम, सतीश पूनिया क्यों हारे, अब इनसे पूछो ना, आपके जो 60 जगह जिनकी जिम्मेदारी तय की गई थी जाना है, 20 जगह क्यों गए, बाकी जगह क्यों नहीं गए, 40 जगह। तो उसकी कारण, हार का कारण जो बना, भैया आपने जब सहयोग नहीं किया आंदोलन के वक्त, वो आपका सहयोग क्यों करेगा कोई? ये तो साफ स्पष्ट था ना। आपने जिस प्रकार से कहा गया कि आप ये तो इनका व्यक्तिगत आंदोलन है, उनका ये व्यक्तिगत चुनाव है, जीतो अकेले, मैं तो क्यों जुड़ूंगा। ये सब चीजें तन्मय जी, क्योंकि सामने दिखता है, आप, मेरे को तो दिखता है, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं दिख रहा, वो अलग बात है। उन्होंने कहा ना कि ये तो व्यक्तिगत आंदोलन है, वो बैठ करके बाहर जगह करते थे कि आंदोलन व्यक्तिगत, जब व्यक्तिगत आंदोलन है तो चुनाव भी व्यक्तिगत है, जीतो अपने आप, मेरी क्या जरूरत पड़ रही है ऐसी। तो इसलिए जहां तक मेरी जानकारी और जो भी चुनाव में काम किया है,
तो मैंने ये देखा है कि जितनी कैपेसिटी ऑफ कैंपेनिंग था, जितना पीरियड ऑफ कैंपेनिंग था, उसमें ऐसा कोई भी मोमेंट सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक और उसके बाद में बाय रोड सरफेस करने वाला ऐसा किसी भी नेता ने अपना नहीं छोड़ा, चाहे योगी जी आए हों, चाहे हेमंत बिस्वा आए हों, चाहे प्रदेश के नेता आए हों, सबने ताकत लगाई है, तभी भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये तर्क है। आप तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर रहे थे, अच्छी बात है, वो अलग बात है। मैं तो जो व्यक्तिगत रूप से नहीं बता रहा हूँ, मैं अंतर की बात बता रहा हूँ कि खुद ने कहा, करोड़ीलाल मीणा ने, मुझे 60 जगह की जिम्मेदारी गई थी, मैं गया केवल 20 जगह, 40 जगह नहीं गया। तो उनसे पूछा नहीं क्यों नहीं गए, क्या कारण रहे कि आप इतनी दूर जाने में दिक्कत करा रहे थे। श्याम सुंदर शर्मा जी, किरोड़ीलाल मीणा के मुख्यमंत्री बनने की कितनी उम्मीदें हैं? नहीं, वो तो तय हो गया ना, 70 साल से कम का बनाया जाएगा, इसलिए उनकी तो अब उम्मीद छोड़ दी है। बालकनाथ ने खुद ने ट्वीट करके कह दिया, बालकनाथ के यहाँ से तो कहा कि मठ में लड्डू बन रहे हैं, पता नहीं क्या बन रहे हैं, उन्हें क्या है तरीका, तो किसने कहा कि मुख्यमंत्री बन रहे हो लड्डू बनवाओ। तो ये सब चीजें देखिए, बीजेपी में जो पहले होता था वो अब भी हो रहा है। तो जो लक्ष्मी विलास होटल में जब भैरू सिंह जी को अगर बनाया गया था, नाम डिक्लेयर किया गया, तो भैरू सिंह जी तो थे भी नहीं थे विधायक, गुमानमल लोढ़ा, जस्टिस गुमानमल लोढ़ा, और उसके अलावा ललित किशोर चतुर्वेदी का नंबर था। भावड़ा जी को उन्होंने मन की बात कही अटल जी ने, तो मन की बात में तो भैरू सिंह जी थे जो डिक्लेयर हो गए, जबकि वो राज्यसभा के सदस्य थे। और वो किन के कारण हुए? राजमाता के कारण हुए। तो भैरू सिंह जी, इसलिए भैरू सिंह जी ने अपना कर्ज चुकाया, वसुंधरा जी को लाके दे दिया। अब वसुंधरा जी कर्ज किसका चुकाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि वसुंधरा जी का ने कर्ज लिया ही नहीं किसी से कर्ज, वो तो पता नहीं क्या, उन्होंने तो कर्ज दिया ही होगा बहुतों को। इसलिए स्थितियां राजस्थान की अलग तरह की बन गई है, और इस स्थितियों में यदि सर्वमान्य नेता नहीं आएगा तो निश्चित रूप से छीटाकशी भी होगी। और कई बार जब शशि दत्ता और भंवरलाल शर्मा भैरू सिंह जी की सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, उस जमाने में जब मैंने भी देखा चौकीडानी में, मैं भी बैठ करके देखा करता था, और 108 टाके लगे हुए भैरू सिंह जी आ गए थे कि मैं तो यहीं मरूंगा इनके बीच में, अगर मुझको मारना है तो मैं क्या करूंगा। तो वो सब चीजें देखी है। तो इस स्थिति में आप देखिएगा जो परिस्थितियां होती है, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए ठीक नहीं की जा सकती। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, और लोकसभा चुनाव से पहले ये सब परिस्थिति हो रही है, तो फिर प्रेशर टैक्टिक्स कितनी पार्टी को समन्वय करके एक साथ ला पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को आपने लिया, वो जीत के आ गए, अब उनको कुछ नहीं दोगे तो अंदर से क्या होगा मुझे नहीं पता। जाखड़ साहब ने कहा जाओ, उधर चले गए। अब देखिए जाखड़ साहब के तो एक लाइन का प्रस्ताव केंद्र के नेता को भेज चुके हैं, तो केंद्र का नेता ही तय करेगा, ये तो तय करने की स्थिति में नहीं है। वो ये मान के चलिए, देखिए सचिन पायलट तो नहीं बनेगा प्रतिपक्ष का नेता, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, वो तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये छोटी सी कोठरी के अंदर कैद होकर के बैठने से अच्छा है कि बाहर स्वतंत्र रूप से पक्षी घूमे तो ठीक लगेगा। अब वो प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा चुनाव से पहले बनेंगे या बाद में बनेंगे, ये व्यक्तिगत विवाद का विषय अलग हो सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा जरूर चाहेंगे कि मैं सिविल लाइन में रहूं, तो मेरे को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया जाए तो ठीक ठाक हो जाएगा। अब वो बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, वो छोड़ने के लिए तो तैयार है, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरह का उनको स्वतंत्रता से काम करने का अधिकार दिया ही नहीं मुख्यमंत्री ने। वो तो बेचारे हमेशा कहते रहे कि मैं कुछ करूं करे कहां से, उनको कुछ बनने ही नहीं दिया। आप 2.5 महीने पहले अगर ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हो, जिला अध्यक्ष बनाते हो, कार्यकारिणी बनाने नहीं देते हो, तो ये सब चीज परिस्थितियां कहती है कि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा बनाओ कि नॉमिनेट करने के बाद नॉमिनेट जैसा रहने दोगे तो काम नहीं कर पाएगा। अब सतीश पूनिया के साथ बहुत सारी बीमारी लगी थी, अब ये तो तन्मय जी बताएंगे नहीं कि बीमारियां बहुत सारी थी, उसको विस्फोट होने से बचाने के लिए सीपी जोशी को लाया गया, नहीं तो सीपी जोशी को लाने की जरूरत क्या पड़ी थी। 6 महीने पहले यदि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तित किया जा रहा है तो तन्मय जी को पता है क्या परिस्थितियां थी, क्यों लाया गया, वो भी एक्सटेंशन देने के बाद। सतीश जी अपना कार्यकाल कर चुके थे, सीपी जी आए, और अभी आपने बड़ी एक अच्छी लाइन बोली, मैं तो आपका एक बात सुनो सही, देखिएगा वो तो माला पहन रहे थे, स्थायी हो गए थे 3 साल के लिए, और क्यों हटाया गया ये तो आपको पता है ना, कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ऑफिस में क्यों नहीं आती थी पहले, ये भी पता है ना आपको। बहुत सारी चीजें हैं अंदर से, आपको व्यक्तिगत स्पाइस है जो हवा में उड़ती है, और हर एक आदमी अपनी महत्वाकांक्षा अपनी इच्छा को सुनने के लिए अपने कान में डालता है या सुनता है।
परंतु ऐसा भी नहीं है, हर एक का अपना मत, अपना विचार है। पर भाई आपने एक बड़ी अच्छी बात आपको पता है, आपका युवा मोर्चा का अध्यक्ष का क्या लेन देन था जिसको बनाया गया, जिसको आप मुझे बता दो। क्या आपकी पार्टी में समर्पित भाव कितने दिन से था, वो क्यों बनाया प्रदेश अध्यक्ष, मुझे अभी भी बताइए। पार्टी में चुनाव में पूरे समय उन्होंने काम किया है। आप पूर्व वाले अगर पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, युवा मोर्चा की बात कर रहा हूँ मैं, तो दूसरी बात ही नहीं कर रहा हूँ। युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाना और 35 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बना करके क्या कुछ किया, ये आपको कभी कभी बैठोगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन ठीक नहीं था। बहुत सारी चीजें मैं तो व्यक्तिगत नहीं बताना चाह रहा, लेकिन बहुत कमियां रही, इसीलिए इतनी चर्चा करनी पड़ रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जो है। लेकिन आपने एक पंक्ति बड़ी अच्छी दी श्याम कि मजबूत चेहरा आएगा, और आपने खुद ने एक बड़ी लाइन दी, जो मेरी लाइन को आपने बहुत सुंदर रूप से दिया कि जो भी आएगा वो ऐसा लाना होगा भारतीय जनता पार्टी को जो एक मजबूत सरकार बना के चला के दिखाएगा। लाना ही चाहिए तन्मय शर्मा जी, मजबूत सरकार तो मजबूत है, वो चेहरा मजबूत होकर निर्णय करने वाला हो। मजबूत तो नहीं होगा तो 115 और 7 आगे निर्दलीय प्रदेश का 15 साल का बैकलॉग खत्म नहीं होगा। मुद्दा ये है, इस वक्त आपके सामने चैलेंज और चुनौती ये है कि पिछले 15 साल का बैकलॉग आप लोग पूरा करें। जो भी मुख्यमंत्री आए वो विकास की रफ्तार को तुरंत पहले दिन से संभालें। अभी तो आप लोग नाम ही तय करने में इतना समय ले रहे हैं, फिर शपथ ग्रहण, फिर काम संभालने में, फिर उनको फ्रीडम देने में, फिर उनकी लेग पुलिंग करने में कैसे समय निकलेगा जी आप देखिएगा, आप खुद प्रशंसा करेंगी सरकार की, समय आएगा आप खुद करेंगी, देखिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी भी इंतजार बना हुआ है राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी और नेता प्रतिपक्ष का। दोनों ही राजनीतिक दल अभी लगातार चिंतन मंथन कर रहे हैं, लेकिन एक फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसकी वजह भी साफ है, समझ में आता है। पार्टी के भीतर जो शक्ति के ध्रुव हैं, जो केंद्र सत्ता के बने हुए हैं, उन सबको कैसे बैलेंस करना है, सत्ता को साधने के लिए उन सबको साथ कैसे लेना है, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब दोनों प्रमुख दल इस वक्त मिलकर अपने अपने पार्टी के भीतर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले कुछ घंटों में जो है वो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना ही होगा। कल रविवार और सोमवार आखिरी 2 दिन, कल शाम तक आते आते कहीं कोई स्पष्टता होगी, परसों तक तो पूरी स्पष्टता सामने देश के और प्रदेश के होगी। आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर हमारे साथ तमाम अपडेट्स के लिए। अभी मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।